नमस्कार। एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराग मिश्रा। राहुल गांधी आजकल मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। मसीहा किसका? कांग्रेस पार्टी का नहीं, बल्कि ओबीसी समुदाय का। हम पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से ओबीसी के नाम पर एक जाति की लड़ाई शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव उसके मुद्दे पर लड़ा जाए और वैसी ही बातचीत की जाए जिससे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। लेकिन जो राहुल गांधी बात करते हैं वो बातें दूसरे अर्थों में करते हैं। वो सीधे तौर पर ये बात नहीं कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ओबीसी समुदाय को प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया है, नरेंद्र मोदी ने क्या दिया है, तमाम चीजें वो इस तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं, बताते हैं कि लगे मानो भैया राहुल गांधी ही ओबीसी समुदाय के बारे में इकलौते सोचने वाले व्यक्ति बचे हैं और कोई सोचने वाला नहीं है। अब जब राहुल गांधी की इस बात को मैं रोज बरोज सुनता हूं, ट्विटर पर देखता हूं, तमाम चीजें होती हैं, तो एक बार मन में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रही है? क्या ओबीसी समुदाय जो है वो बीते भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो 9 वर्षों का तकरीबन कार्यकाल रहा है उसमें नीचे गया है, बर्बादी की तरफ गया है, या कुछ बेहतर हुआ है, या चीजें बेहतर हुई हैं? तो इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। हमने कोशिश करी कि आपको बगल में मीडिया फाइल्स दिखा सकें, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां और मुझे उतनी चीजें आती पता नहीं है, इस वजह से वो हो नहीं पाया। आगे प्रयास रहेगा कभी दिखाया जाए। अभी मैं आपको उन चीजों को देख करके बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से भारत में चीजें, स्थितियां रही हैं। और विशेषता जो ये सैंपल है, ये द प्रिंट का एक आर्टिकल है मूलतः, जिसमें उन्होंने कुछ रिसर्च को यूज किया है जो एनएसएसओ जो है 2004-5 के दौरान, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसके द्वारा एक डेटा जारी किया गया था कि क्या स्थिति है ओबीसी को लेकर के हिंदुस्तान में और क्या स्थितियां उनकी हैं। और साथ में पीएलएफएस के द्वारा 2017-18 में पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है वो उसके द्वारा एक 2017-18 में डेटा जारी किया गया जिसके 4 मुख्य बिंदु थे। बिंदु कौन कौन थे मैंने वो लिख रखे हैं, लेकिन मैं उनको प्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से नहीं प्रेजेंट कर पाया। 4 जो बिंदु थे, पहला एजुकेशन था, दूसरा था एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या रहा है अलग अलग जातियों का, तीसरा था सेक्टोरियल इंक्रीजमेंट, जो जो इन लोगों का हिस्सेदारी रही है वो किस तरीके से बढ़ी है, और चौथा पॉइंट था इनकम, क्या कमाई हुई है क्या अगर चीजें रही है। तो सबसे पहली बात है कि एजुकेशन के मामले में क्या स्थिति रही है। तो दो डेटा को हम यूज करते हैं, एक तो आर्टिकल जो द प्रिंट का है, उसके अलावा भी एक और डेटा हमने लिया है। साल 2020-21 का डेटा है जिसमें 4.13 करोड़ लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए एनरोल किया था, जिसमें 35.8% ओबीसी समुदाय से आने वाले थे। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतिहास में 14 से 15%, अधिकतम 20% ये जो रेशियो गया था, उससे आगे कभी ये डेटा गया नहीं था। लेकिन साल 2020-21 में तकरीबन 36% ओबीसी समुदाय से लोग थे जो सर्वाधिक थे देश में। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अब हम चलते हैं तो प्रिंट के आर्टिकल और एनएसएसओ और पीएलएफएस का जो डेटा है उसको कंपेयर करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला मसला एजुकेशन का है, और जो इसका सैंपल का साइज है, जो एक्टिव यूथ होता है, जो 25 से 35 साल के बीच में होता है, उनके बीच की क्या स्थिति है। तो जो मैं बगल अपनी रखी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं उसमें ये चीज मुझे देखने को मिल रही है। साल 2004-5 के बीच में जो एक तरीके से आप कहें एससी, एसटी और ओबीसी थे, उनमें जो सर्वाधिक चीजें देखने को मिली थी, जो सर्वाधिक हिस्सेदारी देखने को मिली थी, वो जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें उनकी हिस्सेदारी ज्यादा थी। जनरल कैटेगरी की उसमें काफी कम थी। और जो हायर या सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसमें मतलब कि एक मिनिमल हिस्सेदारी देखने को मिली थी। लेकिन साल 2017-18 का जो डेटा कहता है उसमें तकरीबन 35% का उछाल हमें देखने को मिला है। और जनरल कैटेगरी के बराबर ओबीसी उस स्थिति में पहुंच गए हैं। ये साल 2014 के बाद 2017-18 का डेटा है कि इस तरीके का ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसमें नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल भी शामिल माना जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये चीज समझ में आती है कि हाँ, इन दरमियान चीजें हुई है। जो डेटा नजर आता है उसमें जो अप टू प्राइमरी में हिस्सेदारी है वो कम होती जाती है सभी की, और सिर्फ
प्राइमरी तक नहीं पढ़े रहते हैं, उससे ऊपर की एजुकेशन में हिस्सेदारी बढ़ती हुई हमें नजर आती है, जिससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि ओबीसी के लिए सरकार ने किस तरीके से सोचा है, क्या चीजें सोची हैं। तो राहुल गांधी जो अपना माहौल पूरा बनाने का प्रयास करते हैं कि उनसे बेहतर ओबीसी समुदाय का मसीहा कोई नहीं हो सकता, और आयरनी की बात यह है कि वो ओबीसी समुदाय के अपमान का केस खा करके अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवा चुके हैं। खैर, राजनीतिक बात अलग है, लेकिन जो तथ्यों की बात है उस पर बात किया जाना बेहद आवश्यक है। इसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न की बात जो हमने करी थी आपसे कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है उसमें क्या चेंज आया, भैया पढ़ लिख लिए, नौकरी मिली क्या, नौकरी में हिस्सेदारी मिली क्या, नौकरी ओबीसी समुदाय या अन्य जो एससी एसटी समुदाय है उसको नौकरी मिली क्या। तो इसमें एक जो है पूरा, अगर मैं आपको एक ग्राफ बना करके दिखाने का प्रयास करूं कि हिस्सेदारी किस तरीके से बढ़ी है, तो उसमें एक पूरा का पूरा ये हमको देखने को मिलता है, ये जो आर्क बन रही है ये देखने को हमको मिलता है कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, जो एससी एसटी और ओबीसी की हिस्सेदारी बमुश्किल 5% तक नहीं रह रही थी फॉर्मल नौकरियों में, वो ऑलमोस्ट 20 आ जाती है ओबीसी की हिस्सेदारी साल 2017-18 में। और जो इनफॉर्मल सेक्टर था, इनफॉर्मल सेक्टर में भी एक बड़ी हिस्सेदारी, एक बड़ा चंक जो है वो ओबीसी समुदाय के द्वारा रखा था। और फॉर्मल सेक्टर में बढ़ने वाली नौकरियों का मतलब है कि अस्थायी नौकरियां हैं, जो परिभाषित नौकरियां हैं, परिभाषित कामकाज है। जनरल कैटेगरी के ऑलमोस्ट 5% नीचे ओबीसी कम्युनिटी रह गई है साल 2017-18 में। तो इससे हमें समझ में आता है कि चीजें थोड़ा बेहतर हुई हैं, चीजें अच्छी रही हैं। इसके बाद जो हमने कहा था आपसे कि सेक्टोरियल इंक्लूसिविटी में क्या स्थिति है, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखने का प्रयास करें कि ओबीसी समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो कहां पर बढ़ा है, कहां पर घटा है, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो बात, ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट, ये पब्लिक सर्विस के एक बहुत बड़े सेक्टर है, इनमें क्या हिस्सेदारी रही है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो साल 2004-5 के भीतर जो जनरल कैटेगरी थी उसका एक बड़ा चंक नजर आता था हमको, लेकिन और जो ओबीसी और अदर कम्युनिटीज थी वो बड़ी नीचे नजर आती थी। लेकिन ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट में अब जब हम 2017-18 का डेटा देखते हैं तो पाते हैं कि जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी श्रिंक हुई है, कम हुई है, और ओबीसी ने उसको टेक ओवर किया है। ये एक पॉजिटिव और बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरी बात होती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मतलब जो पैसा वाला, अर्थ वाला मसला है, उसमें कितनी हिस्सेदारी रही है। उसमें भी सेम वही चीज हमको देखने को मिली है कि साल 2004-5 में जनरल कैटेगरी एक बड़ा चंक लेकर के घूम रही थी, ओबीसी का कम था, और एसटी के पास तो थोड़ा, एससी के पास थोड़ा बहुत था, और एसटी की बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन साल 2017-18 में ये चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। चीजें बदलती हुई इस तरीके से नजर आती हैं कि जो एससी और एसटी जो समुदाय था, एसटी समुदाय जो था, उसके पास हिस्सेदारी ही नहीं थी। लेकिन साल 2017-18 में उसकी हिस्सेदारी बढ़ती है, और मतलब शुरू होती है उसकी हिस्सेदारी, इस तरीके से हम कह लें तो। ओबीसी समुदाय के साथ क्या होता है, तकरीबन 5 से 10% तक का उछाल उनकी हिस्सेदारी में देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, ओबीसी और नीचे एसटी जब बढ़ रहा है तो जनरल का श्रिंक होगा। तो ओबीसी मजबूत हुआ है इस दौरान में, और अन्य जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां जिनमें काउंट किया था पिछड़ी जातियां, उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं बैठता नहीं है बात। अब तीसरी चीज पर, रियल एस्टेट एंड बिजनेस पे आ जाते हैं। सेम वही चीज देखने को मिलता है कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी, लेकिन साल 2017-18 का जो डेटा है उसमें हमको देखने को मिलता है कि हिस्सेदारी बढ़ी है ओबीसी समुदाय की, और जनरल को उसने टेक ओवर किया है। तो जो राहुल गांधी का आरोप है कहीं स्टेबल नहीं होता। ऑक्यूपेशन इंक्लूसिविटी, जो इनकम की बात हमने करी थी, उसमें ऑक्यूपेशन इंक्लूसिविटी की बात हम अभी करेंगे, इनकम की बात लास्ट में करेंगे। इसमें थोड़ी सी चीजें हमेशा से एक अंतर रहा है, जो अभी भी भारत में हम एक तरीके से कहें तो जातियों के आधार पर काम करने की जो टेंडेंसी है, जो कहीं ना कहीं सही भी है, जो कहीं ना कहीं कई मामलों में गलत होती है, लेकिन वही टेंडेंसी देखने को मिलती है। जो लेजिस्लेटर, सीनियर प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियन, इन तमाम चीजों में जो हमें देखने को मिलता है उसमें जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद क्लर्क्स वगैरह में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी देखने को मिलती है, और तमाम जो अन्य कामकाज हैं, जैसे चमड़े का काम हो गया, पान की खेती हो गई, किसानी हो गई, इनमें अन्य जातियों के साथ साथ सभी की हिस्सेदारी बराबर देखने को मिलती है। लेकिन इसमें भी ओबीसी एक मजबूत पक्ष के तौर पर निकल करके सामने आता है कि हाँ, उसने अपना प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे, जबकि
एक बड़ा हिस्सा जनरल कैटेगरी के पास एक लंबे समय तक था, जब 2004-5 के बीच में अगर आप बात करेंगे। लेकिन 2017-18 में जब आप आ जाएंगे, तब आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी के पास जो समाज का एक कैटेगरी की नौकरी कह लीजिए, जो लेजिस्लेटर्स की नौकरी थी, सीनियर क्लर्क्स की नौकरी थी, प्रोफेशनल्स का नौकरी थी, या टेक्नीशियन या और तमाम जो टेक्निकल, जो जिसमें कहा जाता है कि मेहनत कम दिमाग ज्यादा होता है, उसमें ओबीसी वर्ग ने अपनी हिस्सेदारी 2017-18 में ड्रास्टिकली बढ़ाई और कहीं ना कहीं जनरल के पैरेलल चलने लगे ये लोग। तो इन चार चीजों के जरिए हमें समझ में आता है कि किस तरीके से चीजें बेहतर हुई हैं। जो एजुकेशन पैटर्न की बात करें, सबसे जो जरूरी चीज होता है कि भाई किसी को शिक्षा क्या मिल रही है, तो शिक्षा पर जब बात करेंगे तब हमको देखने को मिलता है कि ओबीसी समुदाय लगातार बढ़ रहा है, और वो इस कदर बढ़ रहा है कि जो जनरल कैटेगरी जिसको कहा जाता है कि समाज का अभिजात्य वर्ग है, उसके बराबर आने की स्थिति में हो चुका है। और जो पिछले 8-10 वर्षों का जो ग्रोथ है वो एकदम पैरेलल चला है, मतलब न कम न ज्यादा। जो ओवरऑल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे है मसला, लेकिन जो पिछले 8-10 वर्षों का ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल एक साथ चलता हुआ हमें नजर आता है। तो इस चीज से हम ये बात समझ सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में, 8-10 वर्षों में, कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय जो है अपनी समाज में स्थिति को मजबूत कर रहा है और अपने प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित कर रहा है। राहुल गांधी की अपनी बातें हैं, उनकी लंतरानियों के लिए वो मशहूर हैं, वही करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कर्नाटका चुनाव में थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कर्नाटका में उनको कितना फायदा मिलता है, उसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश या ऐसे हिस्सों में लोकसभा चुनावों के लिए आते हैं, उसके बीच में गुजरात में माफ करिएगा, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इन जगहों पर राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व क्या रहता है, वो एक प्रतिनिधित्व, और उसके बाद उनको क्या हासिल होता है इन तमाम चीजों को करने के बाद, जाति के आधार पर नौटंकी करने के बाद, एक ऐसा भ्रम जनता में फैलाने के बाद कि भाई जो मोदी सरकार है वो ओबीसी विरोधी है। देखिए, दो चीजें होती हैं, राजनीतिक रूप से किसी का विरोध करना वो एक अपना बात होता है, उसमें कमेंट करने का कोई मसला नहीं बनता है, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो राहुल गांधी के तथ्य हैं, जिन आधारों पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो अगर असत्य है तो इसका मतलब है कि देश में एक बनाया जा रहा जो बहुत बड़ा नेता है, जो कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार स्पॉन्सर करके जैसे भी करके बना सकती है, जो कांग्रेस पार्टी उसको नेता बनाने का प्रयास कर रही है, वो व्यक्ति कितना बड़ा झूठ देश के सामने बोल रहा है, किस तरीके से आंकड़ों को मैनिपुलेट करके बात कर रहा है। वो व्यक्ति बात इस बात की करता है कि केंद्र सरकार में कितने कर्मचारी ओबीसी हैं, तो इससे उस राहुल गांधी का अपना तर्क होता है कि केंद्र सरकार में जो सचिव हैं, सचिव सारा काम करते हैं, आईएएस अधिकारी सारा काम करते हैं, वहां पर काम करने वाले 7% लोग को ओबीसी हैं, तो वो आपके बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी, आपसे एक बहुत लॉजिकल प्रश्न है, ओबीसी तो आप भी नहीं है, ओबीसी तो आप भी नहीं, वैसे आप तो कुछ नहीं, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है आपका, लेकिन ये तो क्लियर है कि ओबीसी नहीं है, संभवतः आप हैं तो अभिजात्य वर्ग ब्राह्मण ही, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ओबीसी का हित क्या है, अहित क्या है। अगर वहां पर बैठे हुए 93% अन्य जातियों के बाबू और अधिकारी और आईएएस अधिकारी अगर ओबीसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो राहुल गांधी नाम का यह व्यक्ति जो अपनी पार्टी का भविष्य बेहतर नहीं बना सकता है, अपना राजनीतिक भविष्य नहीं सही देख सकता है, वो व्यक्ति कैसे इस बात का दावा कर सकता है कि हम ओबीसी समाज का हित कर देंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न बनता है, और बौद्धिक स्तर पे भी इस प्रश्न को उठाया जाना और सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति बौद्धिक रूप से और अपने नारेबाजियों के जरिए लोगों को विचलित करने और एक तरीके से परेशान करने और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास कर रहा है, तमाम असत्यों और अर्ध सत्यों का सहारा लेकर के। इससे बचने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चीजें हम धीरे धीरे सुधारेंगे, लेकिन थोड़ा सा सहयोग तब तक के लिए आप हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को साझा करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे। शुक्रिया।